हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह और इसमें हमारा चल रहा है चैप्टर 5 प्लानिंग इन इंडिया और इसका लास्ट टॉपिक है नीति आयोग, जिसको आज हम ख़त्म कर देंगे और साथ ही चैप्टर 5 भी हमारा ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट हम शुरू करेंगे चैप्टर 6। तो शुरू करते हैं नीति आयोग से। नीति आयोग कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बॉडी नहीं है, अभी 6-7 साल पुरानी बॉडी है। 2015 में बनी थी और ये बनी थी प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके आई थी। अब हुआ क्या था, 2014 में सेंटर में गवर्नमेंट चेंज हो गई। पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, बाद में आ गई बीजेपी की गवर्नमेंट। अब जब सेंटर में गवर्नमेंट चेंज होती है तो साथ में जो पॉलिसीज वगैरह होती है, जो उनका काम करने का तरीका होता है, वो भी साथ ही साथ चेंज हो जाता है। तो 2014 में जब गवर्नमेंट चेंज होकर नई गवर्नमेंट बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो वो उस टाइम पे बहुत ही स्टेबल गवर्नमेंट थी, क्योंकि वो कोalition गवर्नमेंट नहीं थी। वो अच्छी खासी अपनी सीटें लेकर वो गवर्नमेंट जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी वो बनी थी, तो इसीलिए वो एक स्टेबल गवर्नमेंट थी सेंटर में। तो उन्होंने आते ही फिर उन्होंने पॉलिसीज में शिफ्ट करा, क्योंकि अब देखो कोई भी जब नई गवर्नमेंट आती है तो आने से पहले वो अच्छे अच्छे वादे करती है कि जैसे ही हम आएंगे, हम इंडिया की जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, हम उसको प्रमोट करेंगे, हम नई पॉलिसीज लेकर आएंगे लोगों के लिए। तो ये सारी अच्छी अच्छी बातें हर कोई गवर्नमेंट करती है। तो जैसे ही नई गवर्नमेंट पावर में आई तो आते ही उन्होंने सबसे पहले पॉलिसी शिफ्ट करी, जिसमें से एक था नीति आयोग। तो पहले जो पुरानी बॉडी थी प्लानिंग कमीशन, उसको उन्होंने आते ही अबॉलिश कर दिया और उसकी जगह पे एक नई बॉडी बनाई जिसका नाम रखा नीति आयोग। तो बेसिकली नीति आयोग का काम क्या है? नीति आयोग का काम भी है तो प्लानिंग करना ही, बट इसका प्लानिंग करने का तरीका थोड़ा उससे डिफरेंट है। प्लानिंग कमीशन के जो मेंबर्स थे वो अलग थे, नीति आयोग के जो मेंबर्स है वो अलग है। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये एक बार एग्जाम में भी आ चुकी है नीति की फुल फॉर्म। अब हम कई बार क्या करते हैं, हम नीति आयोग के बारे में पूरा पढ़ लेते हैं कि नीति आयोग क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, इसके काउंसिल में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, तो इसके गवर्निंग काउंसिल, ये सारी चीजें हम पढ़ लेते हैं। लेकिन हम बेसिक चीज पे ध्यान ही नहीं देते कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, जो कि क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। तो इसीलिए जब किसी भी टॉपिक को पढ़ते हो तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक को अच्छे से ध्यान से पढ़ना। अब जैसे नीति आयोग है, तो नीति आयोग जैसे ही आता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि नीति की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, अब देखो जिस टाइम पे ये क्वेश्चन आया था उस टाइम पे नीति आयोग नया नया बना था, तो 2015 में बना था। आई थिंक 16-17 के आसपास ये क्वेश्चन आया था पेपर में। तो अब उस टाइम पे बना था तो आ गया, बट फ्यूचर में भी आने के चांसेस है, तो इसीलिए आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग का मेन काम क्या था कि हम काम करेंगे एज अ टीम इंडिया। तो हम एक टीम बन के काम करेंगे इंडिया के लिए, इंडिया की ग्रोथ के लिए, इंडिया की डेवलपमेंट के लिए। अब ये बना था, सेटअप हुआ था 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, और ये प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके बना था। तो अब देखो ये चीज भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, पेपर में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि नीति आयोग किस बॉडी को रिप्लेस करके बना था। तो ये बना था प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके, और इस टाइम पे फिर ये प्लानिंग से नीति की तरफ इन्होंने अपनी पॉलिसी शिफ्ट करी। और अगर हम बात करें नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के कंपैरिजन की, तो इनका कंपैरिजन करना अभी के लिए पॉसिबल नहीं है। रीजन बीइंग कि जो प्लानिंग कमीशन है वो बहुत ही पुरानी बॉडी है। अगर हम प्लानिंग कमीशन के बारे में देखेंगे तो उसकी हिस्ट्री कोई 60-65 ईयर्स पुरानी है, तो हम एनालिसिस करेंगे पिछले 65 ईयर्स का। लेकिन नीति आयोग तो अभी नई बॉडी है ना, इसका हम क्या एनालिसिस करेंगे? 6-7 साल तो अभी इसको बने हुए हुआ है, तो 6-7 सालों में हम इसको जज नहीं कर सकते। इसीलिए अभी के लिए इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, आने वाले कुछ सालों तक हम नीति आयोग कैसे काम कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा, तो उस बेसिस पे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए इन दोनों के
बीच में कंपैरिजन करना और ये बताना कि कौन सी बॉडी अच्छी है, अभी के लिए ये पॉसिबल नहीं है। नो डाउट प्लानिंग कमीशन भी बड़ा अच्छे से काम कर रहा था, नीति आयोग भी अभी कर रहा है, लेकिन रीजन क्या था कि हम प्लानिंग कमीशन की बजाय हम नीति आयोग की तरफ आए। रीजन था कि जो प्लानिंग कमीशन थे वो एक पुरानी बॉडी थी, उसका काम करने का तरीका भी थोड़ा पुराना था, कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स थे उसमें। तो अब अकॉर्डिंग टू टाइम चेंजेस तो करनी बनती है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि प्लानिंग कमीशन के अंदर ही चेंजेस करने से बेटर है कि हम प्लानिंग कमीशन पूरी की पूरी बॉडी को ही अबॉलिश करके हम एक नई बॉडी बना दें, नीति आयोग। अब ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया क्या है, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का मतलब है ट्रांसफॉर्मिंग द डेवलपमेंट एजेंडा ऑफ इंडिया। इंडिया का जो डेवलपमेंट एजेंडा है उसको ट्रांसफॉर्म करना। इसके लिए इन्होंने स्लोगन दिया था फ्रॉम प्लानिंग टू नीति, कि प्लानिंग से हम नीति की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। पिछले 6 डिकेड से जो चलता आ रहा है प्लानिंग का काम, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, टेक्नोलॉजिकली, डेमोग्राफिकली, जैसे भी प्लानिंग का काम चलता आ रहा है उसमें हम कुछ चेंजेस लेकर आएंगे, उसमें पैराडाइम शिफ्ट लेकर आएंगे और उसकी इसीलिए हम प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग लेकर आएंगे। क्योंकि चेंजिंग टाइम के साथ, जैसे टाइम बदल रहा है उसके साथ साथ हमें खुद को बदलने की जरूरत है, इसीलिए हम प्लानिंग कमीशन की जगह पे नीति आयोग लेकर आएंगे। और नीति आयोग का मेन एम क्या था, इसके कुछ एम्स से कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे कि वो क्या थे, empower रोल ऑफ स्टेट्स एज इक्वल पार्टनर। अब इसमें इन्होंने ये बात बड़ी अच्छी बोली कि जो स्टेट्स है उसको भी हम इक्वल पार्टनर करेंगे, इक्वल पार्टनर बनाएंगे, स्टेट्स को एम्पावर करेंगे, स्टेट्स को भी कुछ पावर देंगे। अब प्लानिंग कमीशन में क्या होता था, प्लानिंग कमीशन में स्टार्टिंग में क्या था, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होती थी जो पहले के प्लान्स है। लेकिन अभी जो रिसेंट प्लान्स आए थे लाइक 10वां 11वां 12वां प्लान, इनमें फिर भी अभी थोड़ी सी डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग हो गई थी, बट प्लानिंग कमीशन में जो ज्यादातर प्लानिंग होती थी वो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होती थी। तो नीति आयोग में इन्होंने क्या बोला, इसमें इन्होंने बोला कि जो स्टेट है उनको भी इक्वल पार्टनर बनाया जाएगा। इसीलिए आगे जाकर जब हम नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे सारी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर भी बैठेंगे। तो अब स्टेट के रिगार्डिंग कोई भी पॉलिसी बन रही है तो उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर भी होगा, तो उसके साथ डिस्कशन भी की जा सकती है, स्टेट के प्रायोरिटी एरियाज पे भी फोकस करना इजी हो जाता है। तो इसीलिए नीति आयोग में इन्होंने स्टेट्स को भी आगे प्रायोरिटी दी, इनको भी इक्वल पार्टनर माना और डेवलपमेंट के लिए ये जरूरी भी है। अब देखो जो पॉलिसीज बन रही है सेंट्रल लेवल पे वो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट तो स्टेट्स में ही होनी है ना, तो इसीलिए स्टेट्स को भी एम्पावर करने की जरूरत है, जो कि पहले नहीं था। पहले सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होती थी, अभी यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग हो गई। सेकेंड एम क्या है, नॉलेज हब ऑफ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल रिसोर्सेस। अब जो भी रिसोर्सेज है उनको एज अ नॉलेज हब यूज करना, मतलब कि इसमें जो भी पॉलिसीज बना रहे हैं उन पॉलिसीज की, जो बंदा पॉलिसी बना रहा है उसको उसकी नॉलेज होगी, मतलब कि यहाँ पे स्ट्रेटेजिक एक्सपर्टीज बैठेंगे जो पॉलिसीज बनाएंगे और जो हमारी गुड गवर्नेंस की बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको हम और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। एक थिंक टैंक की तरह यहाँ पे काम होगा। थर्ड क्या है, कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म। यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा पॉलिसीज के लिए, जो पॉलिसीज बन रही है एक प्लेटफॉर्म उसके लिए तैयार किया जाएगा सो दैट की पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो सके, उसकी आगे प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जा सके। ग्राउंड लेवल पे जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुई है तो वो पॉलिसी कैसे काम कर रही है, इन चीजों को ध्यान में इसमें रखा जाएगा। नीति आयोग में जो पॉलिसी एक बार इम्प्लीमेंट हो गई, ऐसे नहीं है कि पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो गई तो बाद में बस उसको कोई मॉनिटरिंग कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जो पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है बाद में उसी पॉलिसी की प्रोग्रेस को भी मॉनिटर किया जाएगा, राइट। बात करते हैं चेंजिंग कंटूर्स ऑफ इंडिया। तो इसमें हम देखेंगे कि पिछले 65 इयर्स में जब प्लानिंग कमीशन था तो उस टाइम पे इंडिया में कहाँ पे चेंजेस आई, अलग अलग लेवल्स पे चेंजेस आई, क्या क्या चेंजेस आई, अलग अलग स्केल पे चेंजेस आई, वो क्या क्या चेंजेस आई, क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुई इंडिया में। तो बेसिकली हम आज प्लानिंग कमीशन के चलते हुए इंडिया में क्या क्या चेंजेस आई उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो प्लानिंग कमीशन भी काफी अच्छे से काम कर रहा था, ऐसी बात नहीं है, बट स्टिल टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ता है। तो इसीलिए हमने प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग की तरफ शिफ्ट ली। तो सबसे पहले
बात करते हैं डेमोग्राफिक शिफ्ट की। यहाँ पे हम 6 मेजर एरियाज के बारे में बात करेंगे, जिसमें फर्स्ट आता है डेमोग्राफिक शिफ्ट। तो जब अगर हम बात करें पॉपुलेशन की, तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 3 फोल्ड इंक्रीज हुई है आज़ादी से लेकर अब तक। अब इंडिया की पॉपुलेशन है 121 करोड़ अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ठीक है, 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। रीजन बीइंग कि 2021 में सेंसस हो ही नहीं है, तो उसके अलावा कोई और डाटा हम यहाँ पे लेंगे नहीं। वैसे तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, 121 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं 2011 की सेंसस की। तो इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ के 121 करोड़ हो गई है, जिसमें अर्बन पॉपुलेशन में 30 करोड़ लोग जो है वो ज्यादा बढ़ चुके हैं। और यूथ की बात करें, यूथ पॉपुलेशन की जो 35 साल से नीचे है, उनकी पॉपुलेशन 55 करोड़ इंक्रीज हो गई है, जो कि कंट्री की उस टाइम की टोटल पॉपुलेशन का 1.5 टाइम ज्यादा इंक्रीज हुई है, 1.5 गुना ज्यादा इंक्रीज हुई है 1950s के टाइम पे जो इंडिया की पॉपुलेशन थी। तो उसकी पॉपुलेशन से इंडिया के यूथ की पॉपुलेशन ही बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। इसके अलावा डेवलपमेंट के लेवल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं 1950s की, और हम अब के साथ कंपेयर कर रहे हैं प्लानिंग कमीशन की। जब प्लानिंग कमीशन की स्टार्टिंग हुई थी, अब जब प्लानिंग कमीशन खत्म हुआ, तो उस टाइम डिफरेंस को हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो डेवलपमेंट, अब जब प्लानिंग कमीशन बना था उस टाइम पे इंडिया में कोई डेवलपमेंट नहीं थी, लेकिन 2015 तक आते आते इंडिया बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है। लिटरेसी रेट भी बढ़ चुका है, कम्युनिकेशन के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। और इसके अलावा पहले क्या था, पहले हमारे पास इतना सरप्लस फूड नहीं होता था, लेकिन अब हमारे पास सरप्लस भी बढ़ गया है और हमारे सर्वाइवल की सेफ्टी भी बढ़ गई है। तो बेसिकली अगर हम पॉपुलेशन की ही बात करें, तो पॉपुलेशन में ही बहुत ज्यादा चेंजेस आया है। तो पॉपुलेशन में चेंजेस आने के साथ साथ इंडिया में और बाकी डेवलपमेंट वगैरह वो सब चीजें भी बढ़ी है। सेकंड, इकोनॉमिक शिफ्ट की बात करें, तो इकोनॉमिक शिफ्ट में हम जीडीपी की बात करेंगे। जीडीपी की अगर हम बात करें, तो जब प्लानिंग कमीशन बना था तो उस टाइम पे जीडीपी कितनी थी हमारी, 10,000 करोड़ के आसपास थी, और अब बढ़कर हो गई है 100 लाख करोड़ एट करंट प्राइसेस। तो बेसिकली अगर हम जीडीपी की ही बात करें, तो जीडीपी ही बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो इंडिया की इकोनॉमी में एक पैराडाइम शिफ्ट आया है प्लानिंग कमीशन की शुरुआत से लेकर अब तक। इसके अलावा जीडीपी में अगर हम देखें, तो उस टाइम पे 1950s में जब प्लानिंग कमीशन बना था, तो उस टाइम पे इंडिया की जीडीपी में एग्रीकल्चर का शेयर बहुत ज्यादा था। लेकिन आज की डेट में इंडिया की जीडीपी में एग्रीकल्चर का शेयर कंपैरेटिवली बहुत कम हो चुका है। उस टाइम पे इंडिया की जीडीपी में एग्रीकल्चर का शेयर था मोर देन 50%, लेकिन आज की डेट में 15% से भी कम रह चुका है। उस टाइम पे जो प्लान साइज होता था, जो टोटल बजट होता था, प्लान था, वो होता था, जो फर्स्ट प्लान की हम बात कर रहे हैं 43 लाख करोड़ तक का। ठीक है, सॉरी, अभी की बात कर रहे हैं, अभी जो 12th प्लान का बजट था वो था 43 लाख करोड़ का। लेकिन अगर हम बात करें फर्स्ट 5 ईयर प्लान की, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का बजट था 2400 करोड़ का। तो कहीं ना कहीं बजट आउटले में भी बहुत फर्क आया है। कहाँ पे 2400 करोड़ और कहाँ पे 43 लाख करोड़ की यहाँ पे बात हो रही है। तो प्लान साइज में ही बहुत ज्यादा फर्क यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा प्रायोरिटीज, स्ट्रैटेजीज, स्ट्रक्चर, ये सब चीजें कहीं ना कहीं इन जो प्लानिंग कमीशन है उसमें कहीं ना कहीं इन सब चीजों में भी चेंज आया है। लेकिन अब अकॉर्डिंग टू चेंजिंग टाइम, अब टाइम चेंज हो रहा है, नीड्स लोगों की चेंज हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें टाइम के साथ भी कोप अप करना है, जिसके लिए हमें प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग की तरफ आना पड़ रहा है। अदरवाइज प्लानिंग कमीशन की बात करें, तो प्लानिंग कमीशन ने भी बहुत सारे काम किए हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ करी है, डेवलपमेंट भी करी है। थर्ड आता है शिफ्ट इन द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर की ही अगर हम बात करें, तो पहले प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल तो नहीं बोलेंगे, मतलब ना के बराबर था प्राइवेट सेक्टर, लेकिन बहुत कम था प्राइवेट सेक्टर। इतना ज्यादा प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट नहीं था जितना आज की डेट में डोमिनेट है। कुछ सेक्टर थे जो प्राइवेट के अंडर थे, बाकी जो मेजर सेक्टर थे वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर ही काम करते थे। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के रोल में भी यहाँ पे पैराडाइम शिफ्ट आया है, बहुत ज्यादा चेंज आई है। अभी आज की डेट में हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो मैच्योर हो चुका है। उस टाइम पे प्राइवेट सेक्टर इतना ज्यादा स्ट्रांग
स्ट्रांग नहीं था। जो मेजर सेक्टर थे वो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर थे, कुछ छोटे मोटे सेक्टर थे जहां पे प्राइवेट सेक्टर जो था वो डोमिनेटिंग था। अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर इतना ज्यादा उस टाइम पे जो था वो सक्सेसफुल नहीं था जितना आज की डेट में है। तो उस टाइम पे ज्यादातर गवर्नमेंट, मेजर जो रोल था वो गवर्नमेंट प्ले करती थी, लेकिन आज की डेट में प्राइवेट सेक्टर आ चुका है। ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर कहीं ना कहीं एंट्री मार रहा है। इवन के प्राइवेट सेक्टर इंटरनेशनल लेवल पे भी अब ट्रेडिंग का काम करने लगा है, जो कि पहले गवर्नमेंट सेक्टर का काम ही होता था। इसके अलावा अब प्राइवेट सेक्टर ने हर एक सेक्टर्स में जो अपनी मेजॉरिटी है वो बना रखी है, जिसके चलते हुए गवर्नमेंट सेक्टर के पास सिर्फ और सिर्फ पब्लिक वेलफेयर के सेक्टर्स ही रह गए हैं। जो पब्लिक वेलफेयर के लिए जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है वही गवर्नमेंट के पास है। अदरवाइज जो बाकी के प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर्स है, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड सेक्टर्स है, वो सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर के पास जा चुके हैं। पब्लिक वेलफेयर के सेक्टर्स कौन कौन से हो गए? पब्लिक वेलफेयर के जो डोमेन्स है जो गवर्नमेंट के पास है, जैसे कि फूड से रिलेटेड हो गया, न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड ऑफ वल्नरेबल एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी। तो ये सारी चीजें जो है ना, यहाँ पे प्रॉफिट नाम की कोई चीज नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पब्लिक वेलफेयर होता है और यही सेक्टर अब ज्यादा गवर्नमेंट के पास है। इन्हीं सेक्टर्स में गवर्नमेंट की मेजॉरिटी है। अदरवाइज बाकी के सेक्टर्स में पब्लिक सेक्टर जो प्राइवेट सेक्टर है वो एंट्री मार चुका है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन की। 1991 के बाद एलपीजी जब रिफॉर्म्स आए तो उसके बाद इंडिया भी एक ग्लोबल विलेज का पार्ट बन गया। इंडिया में भी ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो गया और उसके बाद फिर हम मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के साथ कनेक्ट हुए, कम्युनिकेशन के वेरियस मींस के साथ कनेक्ट हुए, मीडिया आ गया, नेटवर्क, इंटरनेशनल मार्केट, इंस्टीट्यूशंस वगैरह इंडिया में आने शुरू हो गए। आज की डेट में अगर हम कम्युनिकेशन की ही बात कर लें तो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे बंदे के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। इवन कि बातें करनी तो दूर की बात, हम वीडियो कॉल पे बात भी कर सकते हैं। तो इंडिया का जो मतलब कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मीडिया सिस्टम वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया ग्लोबलाइजेशन के बाद में। तो इंडिया के जो इकोनॉमिक एक्शंस है उसमें भी बहुत ज़्यादा ग्लोबल डायनामिक का आया है, चेंजेस आई है। उसके बाद इकोनॉमी है, इकोनॉमी भी जो हमारा इंडिया की टेक्नोलॉजी है वो बाहर जा रही है और बाहर की जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में आ रही है। तो जो इंडिया है ग्लोबलाइजेशन के बाद काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया। टेक्नोलॉजी जो है इंडिया की वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हुई है आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। फिर स्टेट्स के रोल की बात करें तो पहले प्लानिंग कमीशन की स्टार्टिंग में क्या होता था, सेंट्रल लेवल पे प्लान बनते थे, जो प्लानिंग का काम होता था वो सेंट्रलाइज्ड होता था। लेकिन 10th प्लान के बाद कहीं ना कहीं स्टेट्स का रोल बड़ा है। जो प्लानिंग होती है, प्लानिंग में भी स्टेट का रोल बड़ा है। इसके अलावा अब पहले क्या होता था, पहले जो अप्रोच थी वो थी वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, मतलब सेंटर लेवल पे सारे काम होते थे। पहले जो अप्रोच थी वो थी टॉप डाउन अप्रोच, मतलब कि जो डेवलपमेंट का काम है वो सेंट्रल लेवल से शुरू होता था। लेकिन आजकल बॉटम्स अप अप्रोच है, जो डेवलपमेंट का काम है वो नीचे से शुरू हो रहा है, स्टेट लेवल से शुरू हो रहा है। क्योंकि देखो अगर स्टेट्स की डेवलपमेंट होगी तभी तो इंडिया की डेवलपमेंट होगी ना। बिकॉज जो इंडिया है वो स्टेट्स को मिलाकर ही तो बना है ना, इंडिया कोई अलग तो है नहीं है स्टेट्स से। तो इसीलिए आजकल जो अप्रोच है डेवलपमेंट की वो बॉटम्स अप अप्रोच है, क्योंकि अगर डेवलपमेंट स्टेट्स की होगी तभी इंडिया की डेवलपमेंट होगी, राइट। फिर लास्ट बात करते हैं टेक्नोलॉजी पैराडाइम की। टेक्नोलॉजी में भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चेंजेस आई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो अब पहले उस ज़माने की बात करें 1950s की, उस टाइम पे कहाँ टेक्नोलॉजी होती थी, कुछ नहीं होता था। लेकिन आज की डेट में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, जिसके चलते हुए वही जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में भी आ गई है। टेक्नोलॉजी से क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन के जो नए नए एवेन्यूज आ गए, बहुत सारे रीजन्स, इकोसिस्टम्स हमारी इकोनॉमी के आपस में इंटरलिंक हो रहे हैं। और टेक्नोलॉजी के साथ कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी भी बढ़ी है। गवर्नमेंट सिस्टम में हमारा जो गवर्नमेंट जो है, हमारी गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी आने से कहीं ना कहीं ज़्यादा अकाउंटेबल हो चुकी है। जो हमारा सिस्टम है उसमें ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी भी टेक्नोलॉजी के बाद ही आई है। क्योंकि आजकल देखो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है। ऑनलाइन होने से क्या है, जो करप्शन के चांसेस है वो कम हो रहे हैं। अब करप्शन पहले से बहुत ज़्यादा कम हुई है, रीज़न भी टेक्नोलॉजी, जिसके चलते हुए ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी गवर्नमेंट की बढ़ी है और गवर्नमेंट ज़्यादा अकाउंटेबल भी हो गई है, राइट। फिर नेक्स्ट है चेंज मस्ट कम।
तो अब देखो चेंज आना भी ज़रूरी था। पहले क्या था, प्लानिंग कमीशन था, अब ले आई नीति आयोग। अब ये चेंज आना ज़रूरी था। अब देखो हमने देखा चेंजिंग कंटूअर्स ऑफ इकोनॉमी, कि अब इकोनॉमी में कितनी ज़्यादा चेंजेस आई है। प्लानिंग कमीशन की शुरुआत से लेकर एंड तक इकोनॉमी में ही इतनी ज़्यादा चेंजेस आई है। इवन क्या पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, टेक्नोलॉजी भी एडवांस हुई है, और इसके अलावा और कितनी सारी चेंजेस आई है इकोनॉमी में। इवन के जीडीपी भी इंक्रीज हुई है, प्रायोरिटी सेक्टर्स जो है वो भी चेंज हो गए। प्राइवेट सेक्टर जो है उसका थोड़ा जो है प्राइवेट सेक्टर का रोल अभी बढ़ गया है इकोनॉमी में। तो अब इकोनॉमी में इतनी ज़्यादा चेंजेस आई है तो फिर प्लानिंग कमीशन में भी चेंजेस आनी जरूरी थी कहीं ना कहीं। तो अगर हम बात करें 8th प्लान की ही, तो 8th प्लान आया था 1992 से लेकर 97 तक का। तो ये रिफॉर्म्स के बाद फर्स्ट प्लान था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। रिफॉर्म्स आए थे 1991 में। तो 1991 में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए तो उसके बाद जो पहला 5 ईयर प्लान बना था वो था 8th प्लान। तो जब हमारी गवर्नमेंट ने 8th प्लान बनाया था तो उस टाइम पे भी हमारी गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन को, जो प्लानिंग कमीशन का काम करने का तरीका था, उसको रिव्यू किया, रीस्ट्रक्चर किया और उसके फंक्शंस को थोड़ा चेंज करा, सो दैट कि जो रिफॉर्म्स के बाद वाला प्लान बन रहा है उसको रिफॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही बनाया जाए। क्योंकि अगर प्लान ये पुराने तरीके से ही बना देते, पहले जो था, पहले जैसे ये बनाते आ रहे थे वैसे ही प्लान बना देते, तो उसके चलते हुए फिर रिफॉर्म्स का कोई रेलेवेंस रह नहीं जाना था। तो इसीलिए उस टाइम पे भी जो प्लानिंग कमीशन था उन्होंने रिफॉर्म करा था अकॉर्डिंग टू चेंजिंग ट्रेंड्स। अब जैसे अब 91 में रिफॉर्म्स आए, ट्रेंड चेंज हुआ, तो उसी अकॉर्डिंग इन्होंने जो प्लान बनाया उसके बाद उसमें भी थोड़ी बहुत चेंजेस करी, सो दैट कि रिफॉर्म्स का रेलेवेंस इंडिया के लिए बना रहे। और इसके साथ ही उन्होंने इंडिया के पास्ट एक्सपीरियंसेस को देखा। बाकी के जो नेशंस है, अब इकोनॉमी तो ओपन कर ही दी थी, तो बाकी के जो नेशंस थे उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस को देखते हुए इन्होंने फिर जो 8th प्लान था उसको फॉर्मुलेट करा था। फिर अगर हम 15th लोकसभा की बात करें तो 15th लोकसभा की जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस थी उन्होंने 35th रिपोर्ट दी थी डिमांड्स फॉर ग्रांट की 2011-12 में। तो उस टाइम पे जो स्टैंडिंग कमेटी थी उन्होंने भी यही बोला था कि जो प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन को और ज़्यादा रेलेवेंट और इफेक्टिव बनाने के लिए इसको री इन्वेंट करने की ज़रूरत है, सो दैट कि हम जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का जो प्रोसेस चल रहा है 91 से उसको हम और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकें। और इवन के जो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी अपने फेयरवेल एड्रेस में यही बोला था कि जो प्लानिंग कमीशन है उसको चेंज करने की ज़रूरत है, उसकी जगह एक नई बॉडी बनाने की ज़रूरत है जो इफेक्टिवली काम करे। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए फिर महात्मा गांधी का भी बीच में आ गया। और महात्मा गांधी जी क्या बोलते थे? महात्मा गांधी जी बोलते थे कांस्टेंट डेवलपमेंट इज द लॉ ऑफ लाइफ। अब देखो, अब जिंदगी के साथ हमें बदलना चाहिए, और अगर हम बदलेंगे, कॉन्स्टेंटली खुद को डेवलप करते रहेंगे, तो वही जिंदगी का असली सिद्धांत है। जो पर्सन अपने पुराने ख्यालों से चलता है, जो पुराने विचारों से चल रहा है कि नहीं जी मैं तो ऐसे ही करूंगा, बचपन में मैं ऐसे करता था तो अब भी वैसे ही करूंगा, तो जो बंदा अपने पुराने ख्यालों से काम कर रहा है वो कभी भी सही पोजीशन पे नहीं पहुंच पाएगा। तो लगातार खुद को डेवलप करते रहना, अकॉर्डिंग टू चेंजिंग ट्रेंड्स खुद को चेंज करते रहना, यही जिंदगी का असली सिद्धांत है अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। तो इन सब चीजों को देखते हुए फिर हमारी गवर्नमेंट को लगा कि अब इंडिया में चेंजेस लाने की जरूरत है, इंडिया में नए मेथड्स, टूल्स, अप्रोचेस लाने की जरूरत है टू प्रमोट डेवलपमेंट। तो इसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट थी उसके पास एक इंस्टीट्यूशन था, वो था नीति आयोग। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट लेकर आई नीति आयोग, जिसमें एक्सटेंसिव कंसल्टेशन दी गई, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स थे इसमें, स्टेट गवर्नमेंट्स भी है, रेलेवेंट इंस्टीट्यूशंस भी है, डोमेन एक्सपर्ट्स भी है, और इवन के बहुत सारे लोग हैं जो कि नीति आयोग का पार्ट है, राइट। फिर नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ नीति आयोग। अब नीति आयोग के आने से जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रोच थी उसमें एक पैराडाइम शिफ्ट आया। अब हुआ क्या, नीति आयोग के आने से जो स्टेट गवर्नमेंट थी, लोकल बॉडीज थी, वो भी इक्वल की पार्टनर बन गई डेवलपमेंटल प्रोसेस में। अब ये सब बातें जो है ना वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ पे बस बार बार वही चीजें रिपीट हो रही है। जो नीति आयोग के फंक्शंस है वही, वो भी हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, बस यहाँ पे चीजें रिपीट ही हो रही है, वही चीजें हैं बार बार जो रिपीट हो रही है। तो इसीलिए हम फटाफट से इसको खत्म करते हैं।
अब हुआ क्या था, डेवलपमेंटल प्रोसेस के लिए कुछ चेंजेस आई थी। चेंजेस क्या आई थी, अब जरूरत थी डेवलपमेंटल नीड्स को और एस्पिरेशंस को समझने की, उनको सपोर्ट करने की, और इसके लिए जरूरत थी हमें स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज को भी साथ में लाने की, और साथ ही साथ इस बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए भी हमें स्टेट गवर्नमेंट की और लोकल बॉडीज की पार्टनरशिप की जरूरत थी। और एक जो नीति आयोग था, इसका मेन प्रिंसिपल था टीम इंडिया, मतलब कि जो पूरा का पूरा इंडिया है वो एक टीम की तरह काम करेगा, सारा मिलजुल कर काम होगा। इसीलिए जो नीति आयोग था उसमें डिसेंट्रलाइजेशन आया। तो इसके मेन फंक्शंस क्या थे भाई, आ गया कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, मतलब कि यहाँ पे कॉपरेशन से काम होने लगा, स्टेट लेवल पे भी लोकल लेवल पे भी। अब यहाँ पे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टारगेट्स रखे जाते थे, और उनको टारगेट्स को पूरा करने के लिए एक टाइम बाउंड जो था एक प्रोसेस रखा जाता था कि विद इन दिस टाइम पीरियड ये वाले हमारे क्वांटिटेटिव टारगेट्स है, ये क्वालिटेटिव टारगेट्स है, इनको हमने अचीव करना है। तो ये पॉसिबल था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के थ्रू ही। दूसरा, कंपटीशन आ चुका था। कंपटीशन किस चीज का था, कंपटीशन सेंटर स्टेट के साथ कंपीट कर रहा था, स्टेट सेंटर के साथ कंपीट कर रही थी, और एक स्टेट इवन के दूसरी स्टेट के साथ भी कंपीट कर रही थी। किस लिए कंपीट कर रही थी, नेशनल डेवलपमेंट के लिए। अब यहाँ पे कंपटीशन आएगा, वहीं पे डेवलपमेंट पॉसिबल है। अब पहले कोई कंपटीशन ही नहीं था, इतना एक सेंटर था, वही बैठा था अपना सारे काम कर रहा था, तो कोई कंपटीशन नहीं था। अब नीति आयोग में क्या हुआ, कंपटीशन आ गया, सेंटर स्टेट के साथ कंपीट कर रहा है, एक स्टेट दूसरी स्टेट के साथ कंपीट कर रहा है, तो कंपटीशन के चलते हुए जो नेशनल डेवलपमेंट है वो फास्ट होगी। अब होगी नहीं होगी, ये ग्राउंड लेवल पे क्या होगा ये तो बाद की बातें हैं, लेकिन जो मेन इसका फंक्शन था नीति आयोग का वो था। सेकंड आता है शेयर्ड नेशनल एजेंडा। अब नेशनल एजेंडा, इसमें क्या आ गया, इसमें नेशनल डेवलपमेंट की प्रायोरिटीज आ गई, स्ट्रेटेजीज आ गई, स्टेट्स की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट आ गई। इसमें जो स्टेट है वो भी नीति आयोग में जाकर बैठता है, वहां पे जो भी डिस्कशन होती है उसमें पार्टिसिपेट करता है, स्टेट लेवल पे क्या काम करना है, क्या नेशनल एजेंडा है, तो उसके लिए जो इसका फ्रेमवर्क है वो प्रोवाइड करवाता है। तो इसमें जो भी नेशनल एजेंडा होता है उसमें प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर दोनों मिलकर उस फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करते हैं। थर्ड है स्टेट्स बेस्ट फ्रेंड एट सेंटर। अब इसमें क्या होता है, नीति आयोग में, नीति आयोग के जो मेंबर है उसमें सारी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर आते हैं। तो अब अगर स्टेट ने कोई बात सेंटर को बतानी है तो उसके लिए कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, जो मिनिस्ट्रीज है वो नीति आयोग में जाकर सीधा यूनियन मिनिस्ट्रीज के साथ बात कर सकती है, कंसल्ट कर सकती है। तो इसमें क्या है, इसमें बिल्डिंग कैपेसिटी को सपोर्ट मिलती है, कंसल्टेंसी भी इसमें बढ़ती है, क्योंकि जो स्टेट है उसको डायरेक्ट कंसल्टेंसी मिल रही है। तो इसीलिए जो नीति आयोग है इसको बोला जाता है स्टेट्स बेस्ट फ्रेंड एट सेंटर। फोर्थ आता है डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। अब डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के बारे में हम पहले भी बहुत ज्यादा डिस्कशन कर चुके हैं। तो अब पहले प्लानिंग कमीशन में क्या होता था, सेंटर प्लान बनाता था, स्टेट्स में इंप्लीमेंट होते थे स्टार्टिंग में। अभी 10वां 11वां 12वां प्लान, इनमें फिर भी थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन आ गई थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी। नीति आयोग में क्या है, नीति आयोग में डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होती है। पहले क्या था, पहले टॉप डाउन अप्रोच होती थी। नीति आयोग की अप्रोच क्या है, बॉटम्स अप अप्रोच। लोकल लेवल से डेवलपमेंट यहाँ पे शुरू होती है, विलेज लेवल से डेवलपमेंट शुरू होती है, ठीक है, विलेज लेवल पे होती है, स्टेट लेवल से होती है, मतलब बॉटम्स अप मॉडल ये चूज करा है नीति आयोग ने। फिर नेक्स्ट आता है विजन एंड सिनेरियो प्लानिंग। विजन एंड सिनेरियो में क्या है, इन्होंने क्या किया, जो इंडिया के फ्यूचर का एक बिग पिक्चर विजन बना दिया कि आने वाले कुछ सालों में जो इंडिया का जो फ्यूचर होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। तो उसके लिए अब इन्होंने एक शिफ्ट करी। वो शिफ्ट क्या थी कि पहले क्या होता था प्लानिंग में कि हमने कहाँ कहाँ पे पैसा खर्च करना है नेशन में। अब इसमें इन्होंने क्या किया, नीति आयोग में इन्होंने क्या ऐसी प्लानिंग करी जिसमें इन्होंने बोला कि हम नेशन को आगे ले जाने के लिए कहाँ पे पैसा खर्च करना चाहते हैं। पहले था कि ठीक है ये वाली प्लानिंग हो गई है तो उस अकॉर्डिंग हम इन सेक्टर्स में पैसा खत्म करेंगे, लेकिन नीति आयोग में क्या इन्होंने बोला कि हम नेशन को आगे बढ़ाने के लिए हम कहाँ पे पैसा खर्च करना चाहते हैं, हम किन सेक्टर्स में ज्यादा पैसा खर्च करें सो दैट कि हमारा नेशन आगे बढ़े, ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो।
फिर आती है डोमेन स्ट्रेटेजीज। डोमेन स्ट्रेटेजीज में फिर वही बातें आ गई, यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड डोमेन होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, सेक्टर लेवल पे जो भी सेक्टर की डेवलपमेंट करनी है तो सेक्टर के एक्सपर्ट्स होते हैं, क्रॉस सेक्टोरल एक्सपर्ट्स होते हैं जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं प्लान्स बनाने के लिए, और इवन के कोई प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी ये जो एक्सपर्ट्स है, डोमेन एक्सपर्ट्स है, वो इनकी हेल्प करते हैं। तो बेसिकली डोमेन स्ट्रेटेजीज में जो सेक्टर लेवल पे जो एक्सपर्ट्स है वो इसमें बैठते हैं नीति योग में, जो फिर आगे कंसल्ट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी। इवन कि इसमें जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं स्पेशल सेक्टर के जो, वो इंटरनेशनल लेवल पे भी एक्सपर्ट्स के साथ बातें करते हैं, नई टेक्नोलॉजी इंडिया में लेकर आते हैं। अब देखो किसी चीज में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम एक्सपर्ट के साथ पास जाएंगे तो उससे हम अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो वो हमें सोल्यूशन बताएगा, और वो जो एक्सपर्ट होगा वो जाकर किसी और एक्सपर्ट के साथ जब मिलकर बात करेगा तो वहां पे फिर क्या आ जाएगा, वहां पे इनोवेशन होगी, नई कुछ ना कुछ नई चीज हमें सीखने को मिलेगी। तो यहाँ पे नीति योग में भी सेम कुछ वैसा ही हो रहा है। जो हमारे एक्सपर्ट्स है, इंडिया के एक्सपर्ट्स है, वो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के साथ बातें करते हैं, फिर वही जो बाकी की कंट्रीज के जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो इंडिया में लेकर आते हैं। साउंडिंग बोर्ड, तो इन हाउस साउंडिंग बोर्ड इन्होंने एक बनाया, ये किस लिए था, वेटिंग एंड रिफाइनिंग गवर्नमेंट्स पोजीशन। वेटिंग एंड रिफाइनिंग गवर्नमेंट पोजीशन कैसे होगी, गवर्नमेंट की पोजीशन अच्छी कैसे बनेगी, थ्रू ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म एंड कॉम्प्रिहेंसिव काउंटर व्यू इन द इकोनॉमी। ठीक है, अब लोगों के व्यूज अगर हम सुनेंगे कि भाई हम जो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लोग अपने व्यूज हमें बताएंगे, तो उससे हम जो हमारा जो काम करने का तरीका है हम उसको और ज्यादा अच्छा बना सकेंगे। जितना टाइम क्रिटिसिज्म नहीं होता उतना टाइम हम अपनी जो काम करने का तरीका है हम उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो इसमें सेम वही चीजें बोली गई है, अगर क्रिटिसिज्म होगा तो हमें पता चल जाएगा कि हम कहाँ पे अच्छे से काम नहीं कर सकते, तो हम उस फील्ड में अच्छे से काम करेंगे। तो इससे क्या है, इससे जो हमारा काम करने का तरीका वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो सेम गोज विद नीति योग। नीति योग में भी जब क्रिटिसिज्म होगा तो फिर इनको पता चलेगा कि किस सेक्टर में कहाँ कमियां रह गई है, तो उसको फिर वो उन कमियों को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेटवर्क ऑफ एक्सपर्टीज। इसमें फिर वही बातें आ जाती है कि अलग अलग सेक्टर में एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे प्राइवेट सेक्टर एक्सपर्टीज हो गए, तो वो क्या करते हैं, वो पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस के लिए वो फिर दूसरों के साथ वही डिस्कशन होती है। इवन के जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स है उनके साथ भी डिस्कशन होती है, जितने भी प्रैक्टिशनर्स है, जो हमारे पार्टनर्स है, तो उससे क्या है, उससे हमारी जो पॉलिसी है वो और ज्यादा अच्छी बनाई जा सकती है। जैसे कि ऋग्वेदा की एक कोट है, लेट्स वेलकम नोबल थॉट्स फ्लोइंग इन फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। अब जहां जहां से हमें अच्छी बातें मिल रही है सीखने को, तो हम वहां से उन अच्छी अच्छी चीजों को अडॉप्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। अब इसमें वही है, अलग अलग फील्ड में अलग अलग एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वो अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग अच्छे अच्छे काम करेंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस करेंगे गुड गवर्नेंस बनाने के लिए। तो ये सारी चीजें आती है। अब उससे क्या है, अब आपस में डिस्कशन होगी, कंसल्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, तो उससे इनोवेशन भी आएगी ही आएगी। हार्मोनाइजेशन, सेंटर स्टेट के साथ मिलके काम कर रहा है, तो इससे क्या है, कोऑर्डिनेशन आएगी, कम्युनिकेशन होगी, कोलैबोरेशन होगी, कन्वर्जेंस होगी सारे स्टेक होल्डर्स के बीच में। तो उससे क्या है, जो पॉलिसी मेकिंग का काम है वो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, अब अगर इंटरस्टेट कोई झगड़ा होता है, सेंटर स्टेट के बीच में कोई इशू आता है, तो उन इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए नीति आयोग एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। कोऑर्डिनेटिंग इंटरफेस विद द वर्ल्ड, अब हम वर्ल्ड के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ग्लोबल एक्सपर्टीज के साथ हम मिलजुल रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं, जो भी डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो उनके साथ मिलकर कर रहे हैं। तो उससे क्या है, उससे बहुत सारे आइडियाज हमारे पास आएंगे, और जो आउटसाइड वर्ल्ड है उसके साथ भी हमारा कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, राइट। फिर नेक्स्ट है इंटरनल कंसल्टेंसी। इंटरनल कंसल्टेंसी में क्या आता है, अब देखो जो स्टेट है, स्टेट सेंटर को कंसल्ट कर सकती है, अगर सेंटर को कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है स्टेट सेंटर को कंसल्ट कर सकती है। तो मतलब जो इंटरनल कंसल्टेंसी यहाँ पे बनी रहती है। स्टेट किसी भी प्रॉब्लम पे सेंटर के पास जा सकती है अपनी प्रॉब्लम लेकर, सेंटर स्टेट से कोई भी अगर कंसल्ट करना चाहे तो कर सकता है। इससे क्या है, इससे देखो एक तो डिसेंट्रलाइजेशन होगी, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, और मेन जो इनका फोकस रहेगा वो रहेगा रिजल्ट्स पे। रिजल्ट्स
क्या हमें चाहिए, हमें ग्रोथ चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, वो इससे फिर ज़्यादा अच्छे से अचीव होगी। जो हमारे टारगेट्स है ग्रोथ के या डेवलपमेंट से, वो अचीव थोड़ा इजीली हो जाएंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग, तो कैपेसिटी बिल्डिंग को इनेबल करेगा, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन को थोड़ा इन्हांस करेगा, मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन का काम करेगा। जो भी पॉलिसीज बन रही है, प्रोग्राम्स बन रहे हैं, अब वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, इस चीज़ को मॉनिटर करना, और जो प्लान्स प्रोग्राम्स ऑलरेडी चल रहे हैं उनका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, इस चीज़ को एवेल्युएट करना, ये सारे काम कुछ है जो कि नीति आयोग कर। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द नीति। अब जो नीति आयोग का स्ट्रक्चर है उसमें कौन कौन है, उसमें एक तो होगा चेयरमैन। जो चेयरमैन होगा वो होगा इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, डिफेक्टो चेयरमैन है। गवर्निंग काउंसिल में कौन होगा, गवर्निंग काउंसिल में सारी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर होंगे और यूटीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होंगे। इसके अलावा एक रीजनल काउंसिल बनेगी, और जो रीजनल काउंसिल है इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा किसी भी स्पेसिफिक इशू को एड्रेस करना और किसी एक स्टेट या किसी एक रीजन के बारे में बताना, उसकी जो प्रायोरिटीज है उसके बारे में कंसल्ट करना। तो ये सारे काम रीजनल काउंसिल के हैं। इसके अलावा जो रीजनल काउंसिल होएगी उसका एक स्पेसिफाइड टेन्योर होगा, और इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा स्ट्रेटेजी इवॉल्व करना, और वो स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट हो रही है नहीं हो रही है उसको देखना। और इसका जो हेड होगा वो होगा चीफ मिनिस्टर। अब चीफ मिनिस्टर जो इसका हेड होगा वो रोटेशनल बेसिस पे हेड बनेगा, और इसमें सेंटर और स्टेट की मिनिस्ट्रीज होंगी और सेक्रेटरीट्स होंगे, और साथ ही साथ ये कनेक्ट करेगा डोमेन एक्सपर्ट्स के साथ और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ भी इसका लिंक रहेगा, और इसमें एक स्पोर्ट्स सेल भी होगा। फिर फोर्थ आते हैं इसमें स्पेशल इनवाइटीज। अब किसी स्पेसिफिक डोमेन के बारे में रेलेवेंट नॉलेज लेने के लिए इसमें एक्सपर्ट्स, स्पेशलिस्ट एंड प्रैक्टिशनर्स वगैरह को भी इनवाइट किया जा सकता है, और जो स्पेशल इनवाइटीज ये होंगे इनको नॉमिनेट करेगा हमारा प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क है, जिसमें अब प्राइम मिनिस्टर तो चेयरमैन है ही है, तो इसके अलावा वाइस चेयरपर्सन कौन होगा, जिसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा। मेंबर्स जो इसके फुल टाइम मेंबर है वो तो है ही है, जो सारी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर वगैरह एंड यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसके अलावा कुछ पार्ट टाइम मेंबर होंगे, जो पार्ट टाइम मेंबर है वो मैक्सिमम 2 होंगे, और ये आएंगे कहाँ से, ये लीडिंग यूनिवर्सिटीज के होंगे, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के होंगे या रिलेवेंट इंस्टीट्यूशन के होंगे, और ये जो पार्ट टाइम मेंबर्स है ये भी रोटेशनल बेसिस पे आएंगे। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन मैक्सिमम 4 मेंबर होंगे, और ये 4 मेंबर जो होंगे ये यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से नॉमिनेट किए जाएंगे, और इनको नॉमिनेट करेगा प्राइम मिनिस्टर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इनको भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर, और इनका जो रैंक होएगा, जो सेक्रेटरी का रैंक होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, सेम इसका रैंक भी रहेगा। इसके अलावा सेक्रेटरीट एज डीम्ड नेसेसरी। फिर स्पेशलाइज्ड विंग्स की बात करते हैं नीति आयोग के। इसमें एक तो रिसर्च विंग होगा, रिसर्च विंग में सेम वही जो डोमेन एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट, स्कॉलर्स वगैरह आ जाएंगे। कंसल्टेंसी विंग होगा, कंसल्टेंसी विंग में सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को कंसल्ट करने के लिए होंगे, और ये फिर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स की को कंसल्ट करेंगे रिगार्डिंग फंडिंग, रिगार्डिंग पॉलिसी मेकिंग वगैरह, वही सारी बातें जो पुरानी हमने पढ़ी है वही रिपीट हो रही है यहाँ पे। तो टीम इंडिया विंग आ गया, टीम इंडिया में भी वही हर एक स्टेट और मिनिस्ट्री मिलजुल कर काम करेंगे, एक टीम बना के काम करेंगे। तो बेसिकली इसमें क्या है, हर एक स्टेट या मिनिस्ट्री जो है वो अपनी आवाज़ नीति आयोग में उठा सकता है, अपने स्टेट के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम है वो सीधी आकर यहाँ पे बता सकता है। तो बेसिकली नीति आयोग एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल है बिटवीन द स्टेट एंड द सेंट्रल मिनिस्ट्रीज रिगार्डिंग ऑल मैटर्स। कोई भी मैटर है स्टेट का वो डायरेक्ट आकर सेंटर को यहाँ पे बता सकता है। तो ओवरऑल क्या नीति आयोग का रिजल्ट क्या निकलता है कि इसमें जो स्टेट के एक्सपर्टीज होते हैं, मिनिस्ट्री लेवल के सारे एक्सपर्टीज होते हैं, तो इसमें एक ये प्रॉपर नेटवर्क बनाया है जिसमें कि सारे के सारी स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, एक्सपर्ट्स भी इसमें है, एक नॉलेज हब बन गया है जो नीति आयोग है, जो इंडिया के लिए अब प्लानिंग करेगा। 2015 के बाद जो प्लानिंग का काम है वो नीति आयोग ही कर रहा है। राइट, सो दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर 5 प्लानिंग इन इंडिया। इसके बाद हम शुरू करेंगे चैप्टर 6। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।